हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि हम देखने वाले हैं 2022 से 2023 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, शिफ्ट वाइज डे वाइज हम सारे प्रीवाईक्यूज कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं 3 फरवरी 2023 में पूछे गए एसएसटी के कंटेंट वाले सारे क्वेश्चंस। देखिए, आज की ये हमारी एसएसटी की लास्ट क्लास है और क्लास नंबर 18 है ये, ठीक है। तो टोटल आपकी एसएसटी की 18 क्लासेस हो जाएंगी, जिसमें मैंने आपके कंटेंट के सारे पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं, ठीक है। इसकी देखिए प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है एसएसटी पेपर 2 प्रीवियस ईयर के नाम से। तो आप सारी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, सीरियल वाइज, तो वहाँ पर जाकर आप क्लास 1, 2, 3 पढ़ा हुआ है हर क्लास पर, आप देख सकते हैं। और मैंने डे वाइज भी डाल रखा है कि किस डेट का जो मैंने किस दिन करवाया है, ठीक है। हर उस पर थंबनेल पर लिखा हुआ है कि आज 1 फरवरी का है, ये 3 फरवरी का है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ऐसे करने में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 फरवरी 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कंटेंट के। और देखिए फ्रेंड्स, आज हमारी लास्ट क्लास है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद जो है एसएसटी के बाद मैथ्स पेपर वन की आपकी इसी तरह 2022 से 23 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डे वाइज, ठीक है, डे वाइज आपके सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ। आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लासेस की नीड है या नहीं है, ठीक है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स पेपर 1 की जितनी भी आपकी 2022 से 23 में शिफ्टों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे आपको करवा दूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर मस्ट हैं, आप प्रीवियस ईयर को नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी अच्छे से किए हैं तो भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है? कथन कार्य दिया गया है, सही कथन का सही विकल्प का चयन करना है आपको, ओके। तो असर्शन यानी कथन क्या कह रहा है? हंटर्स एंड गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आर्किटेक्ट और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। रीज़न यानी कारण क्या बता रहा है? डिप्लीशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज इन एन एरिया इज़ पॉसिबल। किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का ख़त्म होना संभव है, इसीलिए ये घूमते थे। तो इसका कारण सही है या गलत है? तो देखिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये रीज़न भी सही है और आपका आदर्शन यानी कथन भी सही है। और ए जो है आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, ये तो यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं, बाकी इसके और भी कारण हैं। देखिए, पहला कारण है कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के जो प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स और जो एनिमल्स होते हैं, उनको खाकर क्या कर देते हैं? समाप्त कर लेते हैं, जिसलिए उनको जो है दूसरी जगह जाना पड़ता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? ये अपने शिकार, चारा आदि के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। तीसरा, पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में एप्रोप्रिएट जो वेदर है, मौसम है, उसके लिए जो दूसरे इलाके होते हैं उसमें घूमते हैं। और चौथा कारण क्या हो सकता है? वो है वाटर यानी कि पानी। कुछ नदियों जो झीलें होती हैं उनमें झरनों का पानी क्या हो जाता है? कभी कभी सूख जाता है, और सूखने वाली नदियों झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को पानी की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता है। तो ये 4 रीज़न हो सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ही दिया गया था, अगर इस जगह कुछ और भी आता है तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विडोज यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड नन्स, मदर ऑफ courtesans, retired women and servants of the king. Women have retired from service in temples and be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. This guideline on spinning and weaving workshop is described in which of the following text? ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, बिछड़ियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश किस ग्रंथ में ऐसा वर्णित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्थशास्त्र में ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन 1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 7th century onwards रूलर्स ऑफन ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। यानी कि 17वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। दूसरा कथन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग 10th and 11th century व्हेन रूलर्स अटैक्ड वन
अनोदर किंगडम्स दे चूज टू लार्जे टेम्पल्स, यानी कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। बोथ वन एंड आर ट्रू बट वन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड, यानी कि 1 सेकंड की क्या है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंटरेस्टिंग आर्केस इन हाई सीलिंग रूफ इज कॉमन बिटवीन, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली किसके बीच समान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद देव टेम्पल इन वृंदावन एंड फतेहपुर सीकरी प्लेसेस, यानी किसके बीच में है ये, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाय द 7th century द फॉलोइंग पॉलिटिकल डेवलप्स एमर्ज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, 17वीं सदी के आते जाते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। पहला क्या कह रहा है, बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वेरियस चीफ्स कुड बिकम किंग, एंड दूसरा क्या कह रहा है, ब्रह्मानस गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक अप आर्म्स, यानी कि बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। और दूसरा क्या कह रहा है, ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन 18th century इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 18वीं शताब्दी के बारे में भारत के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस वर मूव टू ब्लैक टाउन बाय द यूरोपियन कंपनीज इन द 18th century। 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। दूसरा कथन क्या कहता है, ब्लैक रेफर्ड टू नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स हु लिव्ड इन प्लेसेस लाइक फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड फोर्ट विलियम्स। तो ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो ये यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन कथन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कथन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो देखिए आपका कथन बी और सी यहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल सही है। सी क्या कह रहा है, अंडर परमानेंट सेटलमेंट द राजस एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, यानी इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा है, जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। जमींदार्स वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। तो बी और सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक सेकेंड, 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट विलियम एडम, यानी कि कौन सा जो है विलियम एडम के बारे में सही है, ये आपको बताना है। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे या फिर वह एक अंग्रेजी शासक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और लास्ट है, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया, यानी कि ही टोल्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार टू रिपोर्ट ऑन वर्नेकुलर स्कूल्स। तो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं किसके बारे में, विलियम एडम के बारे में। तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि विलियम एडम कौन थे, एक स्कॉटिश प्रचारक थे। और तीसरा यानी वो कौन थे, क्या किया था उन्होंने, देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और लास्ट आपको उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया था। ये तीनों ही सही हैं। बाकी वह एक अंग्रेजी शासक थे, तो यही हमारा गलत है, विलियम एडम एक अंग्रेजी शासक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि विलियम शासक जो है एक अंग्रेज शासक नहीं थे, तो वो कौन थे, तो एडम कौन थे, एक शिक्षाविद, विद्वान एवं कर्तव्यनिष्ठ कौन थे, समाज सेवक थे, ना कि एक कौन थे, अंग्रेज शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद बी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आया हुआ है ये, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, आई होप कि आप सभी इसको
कर पाएंगे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? आई होप कि आप सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय। आई होप कि ये दो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगे, बाकी रामाबाई और ईसाचंद के बारे में पता हो या ना हो, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको दो भी पता है ना, तो आप ऑप्शंस को देख करके सही कर सकते हो। जैसे आपको ए का लग रहा है, राजा राम मोहन राय का फोर्थ, यानी ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ आपके इन चारों ऑप्शन में से किस में है? तो आप यदि ये देखोगे कि ए का जो फोर्थ है ऑप्शन, वो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं, विधवा गृह किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था पंडित रामाबाई ने। और आपका ईश्वर चंद ने क्या किया था? लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद ने और विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी, यानी द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय ईश्वरचंद विद्यासागर टू चैलेंज अ सोशल इविल वाज द फॉलोइंग। पहला क्या है? पश्चिमी विचारों का हवाला देना, यानी कि रेफरिंग टू वेस्टर्न आइडियाज। सेकंड है लुकिंग फॉर सपोर्टिव सुपरस्टिशन, यानी समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना। और लास्ट है हमारा फाइंडिंग अ वर्ड्स और सेंटेंस इन एंशिएंट टेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। तो यहाँ पर आपका ए और सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा जो रणनीति अपनाई गई थी वो यही दो रणनीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस साइड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज आल्सो नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस में जाना गया? आंध्र में जाना गया, आंध्र क्षेत्र में, ठीक है। आंध्र प्रदेश मत समझ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से हिस्सा थे? यानी कि असहयोग आंदोलन गांधी ने चलाया था, उसका हिस्सा कौन कौन से थे? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को शुरू कब किया था? तो उन्होंने किया था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। और फिर उन्होंने 2 साल बाद इसको वापस ले लिया था 1922 में चोरा चोरी की घटना के कारण, ठीक है। अभी आपको बताना है इसमें से कौन से इनके असहयोग आंदोलन जो है उसके हिस्सा थे। तो उसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। गुजरात में नमक सत्याग्रह इनका था, और आंध्र प्रदेश में गुंटूरू जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, और आपका पहला यानी कि खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन भी इसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही कथन का आपको चयन करना है। पहला क्या करें? इन 1950 द इंडियन गवर्नमेंट सेट अप अ प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा क्या करें? इन 1956 द सेकंड 5-year प्लान was formulated which strongly focused on agriculture and put emphasis on consumer good industries। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक क्या किया था? योजना आयोग का गठन किया था। तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा क्या कह रहा है? 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। तो ये कथन हमारे यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। देखिए यहाँ पर योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए उसका अध्यक्ष कौन है। तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि आप कह सकते हो माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। 1956 में तैयार पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इसका जो उद्देश्य इसमें क्या था? कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर जोर दिया गया। तो ये हमारे इसीलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ज्योतिबा फुले आर करेक्ट। ज्योतिबा फुले के बारे में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। पहला क्या कह रहा है? जो फुले सिचुएटेड इन क्रिश्चियंस मिशनरी स्कूल्स। फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। सॉरी, स्टडीड लिखा है, मैंने गलती से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या लिखा है? ही काउंटर्ड ब्राह्मण्स क्लेम ऑफ सुपीरियोरिटी, यानी कि उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया। लास्ट उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। और एक और है आपका, वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। और लास्ट
उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी संघर्ष को समर्पित की। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ABCD, यानी कि चारों स्टेटमेंट आपके ज्योतिबा फुले के बारे में बिल्कुल सही हैं, ओनली स्टेटमेंट ई को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डिपिक्ट प्लैनेट साइज currently in a role play on the solar system, a teacher selects two students of the same height and weight. Which of the following two planets could they be enacting? एक रोल प्ले में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। तो इनमें से कौन से दो ग्रह का अभिनव यानी किसकी एक्टिंग वे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी और शुक्र। देखिए दिए गए ग्रहों में से पृथ्वी शुक्र दो ग्रह का अभिनव वे कर सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। दूसरा क्या कह रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू पैसिफिक ओशियन, यानी कि ये जो रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि ओनली ए सही है यहाँ पर, या फिर बी सही है, या फिर दोनों ही सही हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ इट इज़ 10 AM एट 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड व्हाट विल बी द टाइम एट ग्रीनविच, यानी कि यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि हर सेट में यहाँ से आपका इसी टाइप का क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है। एक भी सेट ऐसा नहीं गया जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 PM, यानी कि 2 अपराह्न। देखिए 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है, सबको पता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री और 1 डिग्री ये प्रति 4 मिनट में घूमती है। ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम में स्थित देशांतर पर 4 गुना 60 हो जाएगा। ठीक है, 240 मिनट पीछे होगा। अब क्या करना है हमें, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 240 मिनट आंसर आ गया, लेकिन इसको घंटे में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 4 घंटा। ठीक है, तो 10 में आप 4 ऐड कर दीजिए तो 11, 12, 1, 2, तो 2 बज रहे होंगे आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ यू आर एट 0 डिग्री लैटिट्यूड यू विल बी स्टैंडिंग ऑन द, अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप जो है ब्लैंक किस पर खड़े होंगे। तो आई होप कि आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री यहाँ पर होती है, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, 2 आर एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, देयर अदर 2 आर, यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए जो आपकी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, यानी कि वायुमंडल की परतों से हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जिससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप मिस ना करें। इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, एक तो आप लेयर्स को कर लेना, बाकी अपना ये जितने भी आपके मंडल हैं लाइक जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। वायुमंडल में ही आपकी ये लेयर पाई जाती हैं, तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही कथन कौन से हैं। ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही बताना है कि कौन कौन से हैं। पहला क्या कह रहा है, दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि इनको सदाबहार वन कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट सेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी कि इन वनों में जो वृक्ष हैं उन पर अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, साल, टीक एंड शीशम आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, ये जो वन है इसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है। लास्ट क्या कह रहा है, इन वनों को मानसून वने, यानी कि मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर कथन ए एंड बी आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अमेजन बेसिन, यानी कि अमेजन बेसिन के बारे में आपको सही कथन बताना है। पहला क्या कह रहा है, द रिवर नील फ्लोज थ्रू दिस रीजन, यानी कि नील नदी इससे होकर बहती है। दूसरा क्या कह रहा है,
डेज एंड नाइट्स वेदर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड हियर, यानी कि ये जो यहाँ का जो मौसम होता है वो दिन और रात दोनों में ही समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। लास्ट क्या कह रहा है, रात के समय तो जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, लेकिन आर्द्रता क्या होती है, उच्च बनी होती है, ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी एंड सी आर ट्रू, यानी कि आपका बी और सी कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर्स दैट कॉज वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के निम्न में से क्या कारण है। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि आतपन क्या होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ हर एक वीडियो को देखो प्रीवियस ईयर की, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आतपन होता क्या है, ठीक है। और इससे पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में। तो अभी देख लेते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण और दिन की अवधि। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है ये आपको देखना है। ए ट्रू है, ए एंड बी ट्रू है, या फिर बी एंड सी ट्रू है। तो देखिए तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं, तीनों ही कथन हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आतपन की मात्रा में भिन्नता के कारण हैं ये तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर प्रेशर एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि वायु दाब के बारे में कथनों को पढ़ना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। दूसरा, वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं एंड करेक्ट एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आपको कथन दिए गए हैं, सही कथन पर आपको टिक करना पड़ेगा। पहला क्या कह रहा है, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स विद डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, यानी कि सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। दूसरा क्या कर रहा है, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो स्टेटमेंट ए है वो तो गलत है, लेकिन स्टेटमेंट बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। प्रेयरी क्या है ये आपको बताना है। तो आई होप कि सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुटेबल प्लेस फॉर कैटल रेयरिंग, यानी कि मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह। प्रेयरी है क्या, तो ये घास का मैदान है। पहले भी क्वेश्चन देखिए प्रेयरी के बारे में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स टू शॉर्टनेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक आपको बताने हैं। तो देखिए कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कारण ए, बी एंड सी, बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, ये तीनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों के बढ़ावा देती है, वो क्यों देती है, अफेक्ट्स अ लोकल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेटिंग्स, स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सिंग समवन इनटू एन इमेज इज कॉल्ड, यानी किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देख लेते हैं, द अरेंजमेंट बिटवीन अ मर्चेंट एंड वेवर्स वेयर बाई मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल टू वेवर्स एंड रिसीव्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द वेवर्स इज नॉन एज, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारियों को कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है, क्या कहलाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुटिंग ऑन आउट सिस्टम, यानी कि दातन व्यवस्था। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस व्यवस्था के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को साफ सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है तो किसका उदाहरण माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट
कॉन्स्टिट्यूंट यानी कि असेंबली के बारे में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। द असेंबली ओनली हैड मेल मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के। अब आपको लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि कौन सा कथन भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही है? इसके बारे में भी भोपाल गैस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू पॉइजनस गैस केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास फैमिलीज, यानी कि जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे। तो आज के ये हमारे थे 3 फरवरी 2023 एसएसटी के पूछे गए सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को जो भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।